हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का जो भाग नंबर 3 लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना चुका हूं, जिसमें पहले पार्ट में हमारा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या संबंध था वो बताए थे, और कल जो हमारा वीडियो था वो था उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या संबंध था। और आज हमारा जो तीसरा दिन का है वो पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है दोनों दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। तो दोनों दर्पण के लिए आज हम लोग देखेंगे क्या कि फोकस दूरी एफ और आर में क्या संबंध होता है, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले चित्र देख लेते हैं, चित्र क्या होगा इसको। तो पहले बना लेते हैं हम अवतल दर्पण के लिए, देखते हैं। तो एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं पहले। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। पालिश क्योंकि उभरे हुए तल में है और परावर्तन दबे हुए तल में होगा, इसलिए इसको बोला जाता है अवतल दर्पण, और इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। अब यहाँ से हम प्रकाश किरण ले लेते हैं, ये तो मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ से एक प्रकाश किरण लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। ठीक, और फिर ये जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए ये जो हम लिए ये कहाँ से होकर गुजरा, फोकस से होकर गुजर रहा है। इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग एफ, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा एफ। तो हमारा ये हो गया क्या। अब दूसरा चीज़ ये होगा कि हम इसके कोण के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कितने कोण बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक अभिलंब खींचना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। इस तरह से एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। एक वस्तु यहाँ पर कहीं पे रखा गया है और उसके बाद फिर वहाँ से एक प्रकाश किरण लिया गया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर था। परावर्तन के पश्चात देखो फोकस एफ से होकर गुजर रही है। ठीक है, अब फोकस से होकर गुजरा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा, जो कि हम लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम में कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो अगर इसको थीटा हम मानते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा कोण बनेगा। क्यों बनेगा, परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन के नियमानुसार में ये बताया गया कि परावर्तन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अब देखिए ये दोनों किरणें क्या हैं, समांतर हैं। ये दोनों किरणें समांतर हैं, और जब समांतर हैं तो और यहाँ पर ये देखो एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ये जो हम नाम देते हैं, जैसे एक नाम देते हैं, इसको नाम दे दिए ए, और इसको नाम देते हैं, मान लेते हैं एम। मिरर भी हो जाएगा, पॉइंट का भी काम कर जाएगा। तो हमारा देखो ए एम और ध्रुवी सी पी ये क्या है, समांतर है। और यहाँ पर सी एम जो है एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, और तिर्यक रेखा का काम कर रहा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण के हिसाब से। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पे ये देखो थीटा कोण ये भी है, थीटा कोण ये भी है। अगर हम इस कोण की बात करें, ये जो कोण बन रहा है जो कि बहिष कोण होता है। कैसा कोण है वो, एक बहिष कोण है। और बहिष कोण की विशेषता होती है, विशेषता क्या होती है कि बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या हुआ कि अगर वो दोनों थीटा कोण बना रहे हैं, बहिष कोण की विशेषता क्या होती है कि ये अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा, क्योंकि थीटा ये है, थीटा ये अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, चित्र जो था फाइनली तैयार हो गया। तो ये हम जो देख रहे हैं ये किसके लिए चित्र बनाया गया है, तो चित्र ये बनाया गया है जो ये है किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध,
ठीक है। तो ये रिलेशन है, आपका जो टॉपिक है यही टॉपिक है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे पहले। उसके बाद फिर हम लोग उत्तल दर्पण के लिए देख लेंगे। ठीक है, देखो किसके लिए है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, ये संबंध हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जो पुराना मेथड अप्लाई कर रहे थे अनुपातिक वैल्यू, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितना भी डेरिवेशन कराया जा रहा है वो द्वारक को छोटा मानकर ही कराया जा रहा है कि द्वारक बहुत छोटा है, अर्थात इसको स्ट्रेट लाइन मानकर ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका कुछ देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोण AMC, कौन सा कोण, कोण AMC बराबर क्या होगा, थीटा कोण है। ठीक है, और इसी कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। इसी प्रकार दूसरा कोण है AMC कोण, इस प्रकार हो जाएगा आपका कोण CMF बराबर है कोण AMC के। क्यों बराबर है, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन का नियम में ये पढ़े हो कि परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। तो सोचिए कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, CMF क्या हो जाएगा, इस प्रकार कोण CMF बराबर भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। परंतु क्या देख रहे हैं हम लोग कि MFP कोण MFP बराबर होगा किसके को बराबर होगा, कोण MCF प्लस कोण CMF के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या है, बहिष्कोण है। क्योंकि लिख देते हैं कोण MFP क्या है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण जो होता है अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार कोण MFP बराबर MCF का वैल्यू देखो क्या है, MCF का वैल्यू किसका हमारा पता करना है, MCF का वैल्यू। तो MCF का वैल्यू देखिए क्या होगा, तो MCF का वैल्यू जो निकालना होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर हैं, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी थीटा कोण होगा, प्लस ये क्या है, CMF, ये भी क्या है, थीटा कोण है। अब चूंकि यहाँ लिख दीजिएगा थोड़ा सा स्टेप, अगर दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि AM जो है समांतर है किसके, CP के। जब AM समांतर CP के होगा तब क्या होगा, कोण AMC बराबर होगा कोण MCF के, और बराबर क्या, थीटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इतना। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार हमारा होगा क्या, कोण MFP बराबर थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। यहाँ पर ये वैल्यू क्या निकल गया, 2 थीटा। तो चलिए हम लोग वही फार्मूला फिर से यूज करते हैं, वही अप्लाई करते हैं मेथड जो पहले हम लोग अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। तो ले लेते हैं एक बार त्रिभुज कौन सा, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारी है, C से लेकर P तक की दूरी, वो हमारा क्या होगा, R हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक, और यहाँ की जो दूरी होती है वो क्या हो जाएगी, F हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो हमको एक बार त्रिभुज लेना होगा, PCM लेना होगा, एक बार त्रिभुज PFM ले लेना होगा। तो चलिए देख लेते हैं त्रिभुज PCM में हमको देखो लंब पता है, आधार, लंब हमारा हो गया PM, आधार हो गया PC। तो tan थीटा लेते हैं, थीटा कोण बनाया हुआ है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, MP बटा CP, ये होगा। या इसी को लिख सकते हैं क्या,
tan थीटा बराबर MP बटा CP का वैल्यू क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर आप देखेंगे तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस में r हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरी। परंतु हम लोग देख क्या रहे हैं, परंतु tan थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, क्योंकि द्वारक बहुत छोटा है और छोटा है, द्वारक छोटा है और कोण जो बन रहा है यहाँ पे लगभग 5 अंश से छोटा बन रहा है। 5 अंश के छोटे पर ही बन रहा है। द्वारक जो माना गया ये बहुत छोटा है और बहुत छोटा की स्थिति में क्या हो जाएगा, कोण जो बनेगा 5 अंश से छोटा बनेगा। 5 अंश से छोटा में ये वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तब अब क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर हो जाएगा MP बटा माइनस r हो जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू निकल गया यहाँ से। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला। और छोटा वाला त्रिभुज हमारा क्या है, तो आप देखेंगे PMF त्रिभुज PMF में क्या होगा, देखेंगे PMF ये वाला लिया गया PMF। यहाँ भी देखिए tan यहाँ 2 थीटा है, तो ये भी बराबर हो जाएगा MP बाई PF के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए फिर tan 2 थीटा MP बाई माइनस F होगा, क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में जा रहा है। परंतु क्या है, परंतु tan 2 थीटा बराबर होगा किसके, 2 थीटा के, जो कि लिखा गया है द्वारक बहुत छोटा है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर MP बटा माइनस F, समीकरण नंबर 2। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि थीटा का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, यहाँ 2 थीटा आया है, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो 2 है यहाँ पे। अब देखो थीटा का मान क्या है, MP बटा माइनस में क्या है, R है, तो माइनस में देखो R हो गया बराबर, यहाँ ऑलरेडी क्या है MP बटा माइनस में F। तो MP से MP कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ हो गया 2/R हो गया बराबर 1/F। तिरिया गुणा करा देते हैं। अगर तिरिया गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2F इक्वल टू R, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। तो ये रिलेशन होता है हमारा किसके, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, अर्थात जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक था अभी का, वो था अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो संबंध हम लोग पढ़े। और किसके लिए पढ़े, अवतल दर्पण के लिए। तो चित्र हमारा अवतल दर्पण का ये था और ये हमारा क्या था पूरा जो है डेरिवेशन। तो एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, एक चित्र बनाना होगा। और हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, तो पहले अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग अवतल दर्पण के लिए करें तो पहले हमको एक अवतल दर्पण बना लेना होगा। तो हमने एक अवतल दर्पण बनाया और फिर अवतल दर्पण जब हम लोग बना लेंगे उसके बाद फिर हम इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। एक मुख्य अक्ष खींच दिए जो कि आपका CP हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अनंत से कोई प्रकाश किरण ले लेते हैं एक, जो कि यहाँ से आया मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये मुख्य अक्ष है, उसी के समांतर ये किरण गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर गया AM किरण। और AM किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर गया तो आपको पता है प्रयोग की नियम बताया गया है कि क्या होता है इसका, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाता हो तो फोकस से होकर गुजरता है। तो ये देखो फोकस से होकर गुजर गया। अब हमने क्या किया, कोण को ज्ञात करने के लिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण को जो है स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक अविलंब खींच दिया। यहाँ से 90 अंश का कोण पर एक अविलंब का मतलब वही होता है 90 अंश। एक अविलंब खींचा जो कि C पर यह मिला। अब C पर जाकर अगर मिलता है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ये C हो गया और यहाँ पर ये तो P हमारा पोल हो गया, F हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख लेते हैं, C से लेकर P, C जो कि हमारा क्या होता है वक्रता केंद्र होता है और P हमारा पोल होता है। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या होता है, R होता है। और दूसरा जो हमारा ये है फोकल डिस्टेंस जो हमारा यहाँ पर है, फोकल दूरी और यहाँ P जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, स्मॉल f होता है। तो स्मॉल f हो गया, उसको R ले लिया गया। फिर हम लोग क्या किए कि
देखे क्या कि जो हमारा एएम रेखाखंड है जो कि सीपी का समांतर है, यहाँ पे जो लिखा गया है एएम जो है सीपी के समांतर है, तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये जो थीटा कोण बना रहा था ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कैसा कोण बना रहा है, एकांतर कोण। ये क्या बना रहा है, आप यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या, एकांतर कोण की वजह से, इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब वो बराबर हो गया फिर हम लोग क्या किए, अब ये देखना था कि हमको आर कहाँ से प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि ये आर जो प्राप्त हो रहा है वो पी सी एम से प्राप्त हो रहा है। तो पी सी एम एक बार हमने तो लिया, फिर हमको पता है कि हमको लंब पता है और आधार पता है। तो लंब और आधार अगर हमको पता है तो हम क्या ले लिए, यहाँ अनुपातिक वैल्यू जो हमारा होता है tan का प्रयोग किया गया, और tan थीटा बराबर लंब बटा लंब हो गया एम पी और आधार हो गया सी पी। तो एम पी बटा सी पी हो गया, फिर tan थीटा बराबर एम पी बटा सी पी का मान जो कि आर होगा, माइनस होगा क्योंकि विपरीत दिशा में मापी गई है दूरी। तो हमारा परंतु क्या है, द्वारक बहुत छोटा होगा। द्वारक बहुत छोटा होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो कोण बनता है वो 5 अंश से छोटा बनता है। 5 अंश से छोटा की स्थिति में क्या होगा, tan थीटा जो होगा लगभग बराबर हो जाता है किसके, थीटा के। तो थीटा बराबर एम पी बाई माइनस आर हो गया। फिर हमने देखा कि एफ कहाँ से मिलेगा, तो ये पी एम एफ से मिलेगा। तो पी एम एफ हमने लिया, tan 2 थीटा एम पी बाई पी एफ हो गया, tan 2 थीटा एम पी बाई माइनस एफ हो गया। परंतु tan 2 थीटा भी बराबर होगा 2 थीटा के, 2 थीटा एम पी बाई माइनस एफ हो गया। तो यहाँ थीटा का वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दिया गया। फिर हमारा रिलेशन हो गया क्या, एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक जो था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है, अगर हमारा ये वीडियो जितना हम डाल रहे हैं अगर आपको समझ में आता है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसको आप कमेंट कीजिएगा और फिर इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ आप इसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट में बताएंगे। इससे क्या होगा कि हम थोड़ा सा क्या होगा, अगर कहीं पे गलतियां कर रहे होंगे अगर आप उसको बताएंगे तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। अभी ये था कि हमने जो वीडियो इसमें डाला था इससे पहले, तो बच्चों का कुछ कमेंट था कि उन्होंने बताया क्या कि थोड़ा कुछ स्पीड जो है ज़्यादा हो गया था। तो इसमें बच्चे बताया कि स्पीड जो है कुछ ज़्यादा हो गया। तो अब की बार हमने इस पर कुछ सुधार किया, स्पीड ज़्यादा नहीं किया है, तो ये नॉर्मली रहेगा। और जो बच्चों को ये स्पीड वाला प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको देता है जो है स्पीड को कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए। अगर स्पीड ज़्यादा कुछ हो रहा है तो आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या स्पीड कम भी हो जा रहा है तो आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। वो अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में आए लैंग्वेज, वहाँ से आप कर सकते हैं जाकर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।